ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बिजनेस का मतलब क्या होता है और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा था चार्जिंग सेक्शन 28 कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, आज हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है, सॉरी एक सेकेंड, वो है आपका सेक्शन 29। सेक्शन 29 जो डील करता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी के साथ। क्या आप पीजीबीपी को कैसे कैलकुलेट करोगे उसके साथ डील करता है ये। ठीक है, तो उसमें आपके दो मेथड हैं। इसमें आपके दो मेथड हैं। पहला मेथड आपका है डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और फिर धीरे धीरे समझेंगे। लिखिए, इन दिस मेथड a new profit and loss account, a new profit or loss account is prepared considering provisions of income tax act, income tax act it ignores the P&L account as per the books, as per the books। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस करके जो हम प्रॉफिट लॉस बनाए हैं उस चीज को इग्नोर कर देंगे और एक नया प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे इनकम टैक्स के पर्पस के लिए, जहां पर हम इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजन है उन सारे प्रोविजन को लगाएंगे और फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे धीरे धीरे जब हम डिस्कस करते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनाइए कि आखिर इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला आपका पर्टिकुलर्स, देन आपका रुपी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एज पर सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या था, चार्जिंग सेक्शन। उसमें जो भी लिस्ट हम लिखे थे कि ये भी इनकम माना जाएगा, ये भी इनकम माना जाएगा, वो सारा अगर कोई भी इनकम अगर आता है तो आप पहले उसको यहाँ पर से लोगे और यहाँ पर वैल्यू उसकी लिख दोगे। उसके बाद आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें ऐड करोगे। अगर आपका कोई प्रोफेशन है और आपको उस प्रोफेशन के लिए कोई कंसल्टेशन फीस मिली है तो वो भी आपका इनकम हो जाएगा, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर मान लो अदर रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू इनकम, अगर कोई और इनकम अगर आपकी हुई है जो ऊपर सेक्शन 28 में कवर नहीं हुई तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। आपको मिलेगी एक वैल्यू। इस वैल्यू से आपको लेस करना है क्या, एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर सेक्शन 30 टू 43 डी। सेक्शन 30 से लेकर 43 डी के अंदर हमको वेरियस एक्सपेंडिचर मिलेंगे
जिन एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स अलाउ करता है एज ए एक्सपेंस, मतलब आप अपने टोटल सेल्स से उन सारे खर्चों को माइनस करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमको वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा पीजी बीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट मेथड। मतलब क्या, सेक्शन 28 जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है उसके हिसाब से अगर उसमें जो लिस्ट दी गई है उन लिस्ट में से कोई भी अगर इनकम है तो उसको यहाँ पर लिख दो। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा कुछ और अगर रेवेन्यू इनकम है तो उसको भी आप ऐड कर दीजिए एंड इससे माइनस कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं खर्चों को जिन खर्चों को इनकम टैक्स मतलब अलाउ करता है। मतलब ये आपका एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको इनकम टैक्स अलाउ करता है। मतलब जिसको अलाउ किया है सिर्फ और सिर्फ उसी को माइनस बोल के दिखा पाओगे, जिसको डिस अलाउ करता है उसको माइनस नहीं कर पाओगे। सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, आप लोग खुद अपना कॉमन सेंस यूज करके बताइएगा। मान लीजिए हमने पढ़ा था कि अगर आप सेल परचेस कर रहे हो नॉर्मल, तो वहां से जो पैसा आया वो आपका इनकम। तो मान लीजिए नॉर्मल सेल्स वगैरह करके मैंने 2000 रुपए का सेल्स किया, ठीक है, और उसके बाद मेरा कोई इनकम नहीं है, तो टोटल मेरी इनकम हो गई 2000 रुपए। इसमें से मैंने ऑफिस का रेंट दिया 100 रुपए और मेरे घर का रेंट दिया 1000 रुपए एंड नेट 900 रुपया ये मेरा मैंने प्रॉफिट बताया बिजनेस का। आप लोग बताइए कहाँ गलती है, कुछ कहाँ गलती है आप लोग बताइए मेरे को। एम आई ऑडिबल और नॉट? सर हाउस रेंट। यस, यहाँ पर ये जो हाउस रेंट है ना, ये आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। इनकम टैक्स बोलेगा कि भैया ये आपका पर्सनल खर्चा है, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि आपका इनकम जो है वो अब कितना हो जाएगा, 1900। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम उसी खर्चों को अलाउ करेंगे जो बिजनेस का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आखिर इनकम टैक्स बोलना क्या चाह रहा है। क्लियर यहाँ तक? बाकी लोग प्लीज रेस्पॉन्ड करो, अदरवाइज मैं ये एज्यूम करूंगा कि आप क्लास ऑन करके साइड में निकल लिए हो फोन को छोड़कर। रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर मैं भी आपको निकाल दूंगा क्लास से। समझ में आ गया सर। ओके है सर। ओके, अब आगे देखिए, ये था बहुत ही सिंपल तरीका, डायरेक्ट मेथड। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड जिसका नाम है इनडायरेक्ट। दूसरा मेथड आपका इनडायरेक्ट मेथड एंड एग्जाम में ये वाला ज्यादा आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड लिखिए इसके अंदर। सिंपल सा है, बस खाली अगर आप लॉजिक सब के साथ साथ चलोगे ना तो इससे इजी आपको कुछ नहीं लगेगा। लिखिए, इन दिस मेथड a new profit and loss account is not prepared but net profit or loss as per books is adjusted considering the provisions of the income tax act
जी हाँ, यहाँ पर हम नया से प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। जो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हमारे सामने अवेलेबल है, उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो हम क्या करेंगे, हम उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ले लेंगे और उसके साथ कुछ कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जो एडजस्टमेंट हमको इनकम टैक्स एक्ट बताता है। एंड उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू को हम मानेंगे हमारा पीजी बीपी। तो चलिए इसको भी हम लिखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलर उसी टाइप का एक फॉर्मेट बनाएंगे छोटा सा। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम क्या उठाएंगे, हम वहां से उठाएंगे नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम उठा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब आप मेरे को ये चीज देख के बताइए, ये जो हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, ये एग्जांपल, यहाँ पर सही प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 1900, लेकिन पहले हमने क्या लिया था, 900। तो आप देखिए प्रॉफिट 900 निकल कर आया था, जिसमें हमने फिर से एड बैक किया, क्या, वो 1000 रुपये एड बैक किया जो कि डिसअलाउड था। उसके बाद हमको इनकम क्या मिल गई, सही वाली इनकम मिल गई। यानी कि हमने क्या लिया, प्रॉफिट एज पर P&L लिया, उसमें हमने ऐड किया क्या, हमने वो ऐड किया जो कि डिसअलाउड एक्सपेंडिचर था। समझ में आया ना, क्योंकि ये खर्चे सब दिखा के आपने क्या किया हुआ है, आपने आपका प्रॉफिट गिराया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ले लेते हैं नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे ऐड बैक। क्या ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। इनकम टैक्स की नजर में वो डिसअलाउड है, लेकिन आपने क्या किया, आपने P&L के डेबिट में दिखा दिया एज ए खर्चा, बट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। उसको आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर ऐड करेंगे कुछ ऐसी इनकम जो आपको इनकम में दिखाना था लेकिन आप इनकम में नहीं दिखाए हो, जो आपको इनकम में दिखाना था लेकिन आप उसको इनकम में नहीं दिखाए हो। तो ऐड बैक करेंगे इनकम टैक्सेबल, इनकम टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। आपने P&L के क्रेडिट साइड में ओरिजिनली उस इनकम को नहीं दिखाया है, तो भैया अब समय आ गया है उसको इनकम में दिखाओ। ये करने से आपको एक वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे कुछ कुछ। अब हम इससे कुछ कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, हम ऐसी इनकम माइनस करेंगे जो टैक्सेबल नहीं है लेकिन आपने दिखा दिया है। इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू P&L, और इनकम टैक्सेबल अंडर डिफरेंट हेड। डिफरेंट हेड मतलब अदर देन PGBP। मान लो आपका हाउस रेंट इनकम है, हाउस रेंट इनकम कौन से हेड में जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन आपने क्या किया, उस इनकम को आपके बिजनेस इनकम में ऐड बैक कर रखा है ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, अब उसको वहां से माइनस करोगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, बट स्टिल आपने क्या किया है, आपने आपके बिजनेस के क्रेडिट साइड में उसको एज ए इनकम ट्रीट किया है। तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन फिर भी आपने उसको इनकम दिखाया है, तो भैया उस इनकम को माइनस करके हटा दो, ताकि आपको एक्चुअल बिजनेस इनकम मिले या एक्चुअल प्रोफेशनल इनकम मिले, जो कि PGBP वाले हेड में टैक्सेबल होगी। और हमको क्या माइनस करना चाहिए,
हमको माइनस करना चाहिए ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड हैं बट हमने दिखाया नहीं है। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू P&L, लेकिन आपने ओरिजिनली आपके प्रॉफिट लॉस में उसको दिखाया नहीं है। अब उसको देख लो और उसको वापस से खर्चा बुक कर लो और दिखा दो। ये करने के बाद जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा PGBP। ये हो जाएगा आपका PGBP। मुझे बताइए क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। जी Yes, सर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, एकदम लॉजिकल है। एक बार आप इस टेबल को देखिए, एकदम लॉजिकल है कि नहीं है। अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो इमीडिएटली मुझे पूछिए, मैं इसको क्लियर करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छे से नो देखिए डाउट इस सर। टेबल को, क्योंकि यही हमारा बेस बनेगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक हो गया? जी सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, कौन कौन से डिसअलाउड हैं। वो जानना जरूरी है, तभी हम इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जब हम रियल लाइफ में अपना खुद का बिजनेस करेंगे ना, तब हमको पता रहेगा कि कौन कौन से खर्चों को हम बिजनेस में दिखा सकते हैं और कौन कौन से खर्चों को बिजनेस में नहीं दिखा सकते। तो अभी आपका आएगा, देखिए सेक्शन 28 क्या था आपका? चार्जिंग सेक्शन। 29 क्या था आपका? कंप्यूटेशन। देन 30 से लेकर आपका 36, ये क्या है आपका? ये आपके क्या है? ये डिडक्शन है, लेकिन स्पेशल वाले। 37 आता है आपका जनरल डिडक्शन, एंड सो ऑन, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले जनरल डिडक्शन। आखिर जनरल डिडक्शन क्या है, कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो जनरली एक बिजनेस को अलाउ कर देने चाहिए, वो हम देखेंगे। उसका नेचर क्या है वो देखेंगे, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के जो खर्चे हैं उसके बारे में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सेक्शन सर। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस, कौन कौन से खर्च को हम जनरली अलाउ करेंगे। देखिए, एनी एक्सपेंडिचर which is not specifically any expenditure which is not specifically under section 30 to 36 and fulfills following conditions shall be allowed as deduction। मतलब नीचे दिए गए जो क्राइटेरिया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर किसी भी खर्चे में वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पाए गए, तब आप क्या करोगे? आप उस खर्चों को अलाउ करोगे, अदरवाइज आप उस खर्चे को अलाउ नहीं करोगे। समझ में आया आपको? तो देखिए क्या क्या है वो कंडीशन जो होने से हम खर्चों को एज ए बिजनेस खर्चा मानेंगे। पहला, इट मस्ट नॉट बी अ पर्सनल एक्सपेंसेस। इट मस्ट नॉट बी अ पर्सनल एक्सपेंस। मतलब अगर आपका पर्सनल खर्चा है
तो आप उसको बिजनेस में खर्चा बोल के अगर दिखा रखे हो तो भैया आप उस चीज को क्या करोगे, उसको हटा दो, हम वो खर्चे को अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आया आपको? अगर कोई ऐसा खर्चा है जो पर्सनल नेचर का नहीं है तो फिर हम उसको जनरल खर्चा मानेंगे बिजनेस का और इसको अलाउ करने देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इट मस्ट नॉट बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मस्ट नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल एसेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर खर्चे नहीं होने चाहिए। जो खर्चा होना चाहिए वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो ये उसको अलाउ करेंगे। अगर इन दोनों पॉइंट को मैं और थोड़ा गौर से देखूं ना तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए पहला वाला पॉइंट देखिए, इट मस्ट नॉट बी ए पर्सनल एक्सपेंस। इसका मतलब क्या, ओनली बिजनेस एक्सपेंस आर अलाउड। सिर्फ बिजनेस के खर्चे अगर हैं तो ही हम उस खर्चों को अलाउ करेंगे। एंड दूसरा वाला क्या बोल रहा है, इट मस्ट नॉट बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड। सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस को हम अलाउ करेंगे, बाकी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब वो निकल कर आया, ध्यान रखिएगा बात को। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा इन दोनों चीज को पढ़ते हुए। फर्स्ट, बाय लिपस्टिक फॉर वाइफ ₹1000। क्या मैं इसको बिजनेस का खर्चा बोल के दिखाऊं? यस No, और नो? sir. नो सर, नो। क्यों? पर्सनल खर्चा है ये। पर्सनल सर ये नहीं। पर्सनल है। इसलिए ऐसा खर्चा अगर आप दिखा रखे हो, मतलब क्या, मतलब मान लो अगर ये आपका बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और यहाँ पर डेबिट साइड में टू वाइफ एक्सपेंस, अगर ऐसा कुछ दिखा रखे हो तो ना बाबा ना, ऐसे खर्चों को हम नहीं मानेंगे। सिमिलरली दूसरा चीज क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की और आपने यहाँ पर आपके प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखा दिया टू कार 10 लाख रुपए। बताइए क्या हम इसको अलाउ करें कि ना करें? नहीं सर, नहीं करें तो नॉट क्यों ना अलाउड। करें? सर ये एसेट हमारा सर। ये हमारे लिए एसेट है और ये जो खर्चा है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसीलिए नॉट अलाउड। तो इसको भी हम अलाउड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लो इसी के ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन करेंगे, मान लो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, तो क्या हम उसको अलाउ कर सकते हैं क्या? जी सर। टू डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए, हाँ हम इसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट लिखकर और ये टेबल बनाकर आपको मैं एक मैसेज देना ही चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहती है कि जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू खर्चा हो उस खर्चों को हम अलाउ करेंगे, अदर देन कुछ और अगर हो तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे कर देती ना गवर्नमेंट, इसके ऊपर कुछ अगर रूल नहीं लेके आती, तो लोग अपना पर्सनल खर्चा भी वो सब बिजनेस खर्चे में दिखाते और एज ए रिजल्ट क्या हो जाता, बिजनेस का प्रॉफिट डाउन हो जाता। एंड अगर डाउन प्रॉफिट है तो टैक्स भी सरकार के पास जो जाता वो कमती जाता। तो सरकार यहाँ पर आपके साथ गेम खेल गई। हालांकि रियल में आपका खर्चा हो रहा है। अब मान लो आप अपनी बीवी के लिए लिपस्टिक लेकर जा रहे हो, आपका खर्चा हुआ, आपकी जेब से 1000 रुपए गए, बट गवर्नमेंट बोलती है भैया हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। समझ में आ गया आपको? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि क्या होने से हम उसको जनरल खर्चा मानेंगे। तीसरा पॉइंट लिखिए, क्या होने से उसको हम जनरल खर्चा मानेंगे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी इनकर्ड, इट मस्ट बी incurred wholly and exclusively for business और प्रोफेशन। जी हाँ, ये खर्चा प्योरली आपके बिजनेस के लिए या आपके प्रोफेशन के लिए ही खर्च होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ अगर हुआ है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? जी सर।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it should be incurred in the previous year. Incurred in the previous year. It must be real and not notional or fictitious. Or in lieu of distribution of profit. मतलब क्या, पिछले साल का खर्चा होना चाहिए, साथ ही साथ ये बोल रहा है कि खर्चा रियल होना चाहिए, काल्पनिक खर्चा आर नॉट अलाउड। लिख लीजिए यहां पर, काल्पनिक खर्चे नॉट अलाउड, झूठ मूठ के खर्चे नॉट अलाउड, एक्सपेंस शुड बी रियल, एक्चुअल में होना चाहिए, वो झूठ मूठ का खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट मस्ट बी लॉफुल। यस, इट मस्ट बी lawful and not have been incurred and not have been incurred for any purpose, for any purpose, comma, which is an offense, which is an offense or prohibited under any law, under any law। ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ये पहले नहीं था, बाद में लाया गया। इस पॉइंट को लिखिए, लास्ट वाला पॉइंट। फिर एक मजेदार बात आपको बताता हूं मैं इससे रिलेटेड। हो जाने के बाद मुझे आप लोग इन्फॉर्म कीजिएगा कि हाँ आपका हो गया है। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। कोई मुझे बताना चाहेगा लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? आप लोग अपना जरा दिमाग लगा के बताइए मेरे को, आप लोग क्या समझ रहे हो इससे? आप लोग क्या समझ रहे हो इससे, प्लीज मुझे बताइए। सर जो भी खर्चा होना चाहिए सर लॉफुली होना चाहिए। जैसे कि लॉफुली मतलब सर जैसे कि सर मैं खर्चा कर रहा हूँ, कहीं जुआ सट्टा खेलने के लिए खर्चा कर रहा हूँ, उसको ऑफिस का पर्पस बोल के नहीं दिखा सकता। ओके, वेरी गुड। और कोई बाकी लोग एग्जांपल दीजिए, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको इसमें। बाकी लोग, चलिए एक्चुअली ये कहाँ से आया, मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ। समय है हमारे पास, ये छोटा सा डिस्कस हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही फेमस एक केस था। केस था आपका CIT वर्सेस खेमचंद मोतीलाल जैन। खेमचंद मोतीलाल जैन, 2011 का केस है ये, 2011 का केस है।
यहाँ पर क्या हुआ, खेमचंद मोतीलाल जैन जो है ना, ये एक बिजनेसमैन थे और इनको किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया और फिर बोला कि भैया आप अगर चाहते हो कि हम खेमचंद जी को छोड़ दें तो आप हमको रैंसम मनी दो, आप हमको क्या बोलते हैं उसको, पैसा हमको दो, एक बल्क पैसा दो, फिरौती का कॉल। फिरौती, आप हमको पैसे दीजिए तब जाके हम इसको मोतीलाल को छोड़ेंगे, खेमचंद मोतीलाल को छोड़ेंगे। तो खेमचंद मोतीलाल की जो बिजनेस है, तो उसके मैनेजर लोगों ने क्या किया, जब उनको पता चला उन्होंने पैसे दे दिए उस किडनैपर को और उसके बाद वो मोतीलाल जी वापिस आ गए। अब सीन क्या हुआ देखिए, अब जब वो आ गए वापिस तो ये खेमचंद का P&L, तो यहाँ पर टू रैंसम मनी, किडनैपर को हमने दिया कुछ पैसा, ऐसा उन्होंने दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इनकम टैक्स बोलता है कि भैया ये जो खर्चा है ना ये हम नहीं मानेंगे, लेकिन खेमचंद वाले क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि सर कोई भी खर्चा अगर बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए तो हम उसको अलाउ करते हैं। यहाँ पर अगर हम ये खेमचंद मोतीलाल जैन जो है, अगर हम यहाँ पर पैसे अगर नहीं देते रैंसम मनी, तो हमारा जो ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर वापस नहीं आता, इसकी डेड बॉडी आती, और अगर ये डायरेक्टर वापस नहीं आता जिंदा तो हमारा बिजनेस को बचा पाना भी मुश्किल था। ये डायरेक्टर ही है जो मेरे बिजनेस को चलाता है, ये डायरेक्टर ही है जो मेरे बिजनेस को बचाता है, तो ये डायरेक्टर ही है जो मेरे बिजनेस को संभालता है। तो इस डायरेक्टर की जान के लिए पैसे अगर मैंने दिए हैं तो मैंने प्योरली बिजनेस नेचर के लिए दिए हैं। समझ में आया आपको? दोनों का इंटेंशन अपने अपने जगह सही है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट एक चीज क्लियर कर दी कि भैया ठीक है आपने दिया होगा रैंसम मनी, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डिसअलाउ करेंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम आपके इस खर्चे को अलाउ कर दें, तो भैया हमको पता है भारत में कितने ईमानदार लोग बिजनेस करते हैं, सारे के सारे जो मालिक हैं, दुकानदार हैं, वो सबके सब किडनैप हो जाएंगे और सबके सब उतना पैसा देके निकलेंगे जितने पैसे उनको कोई टैक्स देना ना पड़े। मतलब क्या, मान लो दुनिया की बहुत बड़ी एक कंपनी है ट्रू एंड फेयर, उसका यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू हुआ मान लीजिए 1000 करोड़। अब ट्रू एंड फेयर का जो फाउंडर है सुमित स्वर्णकार, उसको किसी ने किडनैप कर लिया। अब किडनैप करने के बाद उन्होंने ट्रू एंड फेयर से बोला कि हे ट्रू एंड फेयर, आप मेरे को 1000 करोड़ रुपए की फिरौती दो, वरना मैं सुमित की टुकड़े 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 करके मंचूरियन बना के आपको पार्सल कर दूंगा। अब बेचारे ट्रू एंड फेयर वाले करते क्या ना करते, मरते क्या ना करते। उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, हम 1000 करोड़ देने के लिए रेडी हैं, अगर सुमित स्वर्णकार वापिस आ जाएगा तो ये हम 1000 और आगे कमा लेंगे। तो सुमित स्वर्णकार क्या करेगा, 1000 करोड़ का कमाई हुआ था, 1000 करोड़ का खर्चा दिखा दिया, नेट प्रॉफिट 0, टैक्स किसके ऊपर देगा, 0 के ऊपर, तो टैक्स कितना देगा, 0। तो सरकार ने कहा कि भैया अगर हम ऐसे ऐप को अलाउ कर दें तो भैया सारे के सारे बिजनेसमैन किडनैप हो जाएंगे, और वो भी कब होंगे किडनैप, 31 मार्च को किडनैप हो जाएंगे सुबह सुबह, और 31 मार्च को शाम को पैसे देकर वापस भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि इट मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट हैव बीन इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आप रैंसम मनी पे कर रहे हो, यहाँ पर लिख लीजिए रैंसम पेड टू किडनैपर्स, पेड टू किडनैपर्स नॉट अलाउड। आई होप आपको प्रोविजन समझ में आ गया होगा। बताइए क्या आपको समझ में आया? जी सर। तो चलिए फिर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और तुरंत आते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं।